नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गृहदय उपन्यास का 11वां अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। केदार बाबू भी दुनिया के और लोगों की तरह दोष गुण वाले ही आदमी थे। लड़की के ब्याह के लिए पढ़े लिखे दामाद संपन्न घर की ही उन्होंने कामना की थी। महिम लड़का भला है, एमए पास है, गांव में रहने खाने की व्यवस्था है, लिहाजा उसके हाथों बेटी को सौंपना उन्होंने सौभाग्य ही समझा था। लेकिन एकाएक एक दिन उसका धनी दोस्त सुरेश अपनी गाड़ी पर आकर उल्टा बताकर जब खुद ही ब्याह का उम्मीदवार बन बैठा तो दोनों की माली हालत का लेखा लगाकर महिम को जवाब देकर सुरेश को अपनाने में केदार बाबू को जरा भी आपत्ति नहीं हुई। प्यार के बारीक तत्वों से उन्हें कोई वास्ता ना था। उसकी धारणा थी कि लड़कियां पति के रूप में उसी को अच्छा समझती हैं जिसके पास गाड़ी पालकी चढ़कर गहना कपड़ा पहनकर आराम से रह सके। लिहाजा बेटी को सुखी बनाना ही अगर पिता का कर्तव्य है तो ऐसे एक अपने आप आए हुए मौके को हाथ से निकलने देना ठीक नहीं। यह तय करके ही उन्होंने खास कुछ विशेष चिंता नहीं करनी पड़ी। यहाँ तक कि विवाह के पहले ही दामाद से 5,000 कर्ज लेना भी अनुचित न लगा और उसे चुकाने की दुश्चिंता ने भी उन्हें परेशान नहीं किया, इसलिए कि यह तो घर उसी का रहेगा। मगर इस हतभागी लड़की ने सब कुछ पंड कर दिया। हरगिज राजी ना हुई। लाचारी में उन्हें महिम के हाथों ही बेटी को सौंपना पड़ा। लेकिन इस दुर्घटना से उनके शोभ की सीमा न रही। उसके सिवा जो बात उन्हें अपने आप कबूल करनी पड़ी वह यह है कि रुपया अब लौटा देना चाहिए। लेकिन चूंकि कर्ज की लिखा पड़ी ना थी और वसूल करने का उपाय भी उतना स्पष्ट और प्रांजल न था, इसलिए उस चिंता को भी वे मन में उतना महत्व नहीं दे सके। लिहाजा यह सवाल मन में उठा, लेकिन जवाब वैसा ही धुंधला रहा। अचला ससुराल चली गई। इसके बाद सुरेश का आना जाना, घनिष्ठता केदार बाबू को पसंद न थी। घर में नहीं है यह कहलाकर ज़्यादातर भेंट भी नहीं करते थे, लेकिन उसे चाहते थे, इसलिए बेटी के दुर्व्यवहार से वे मन ही मन लज्जित हो दुखी ही रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन वे खासे बीमार पड़ गए। सुरेश ने आकर इलाज किया, बेटे से भी ज़्यादा सेवा जतन करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। कर्ज की बात उन्होंने खुद उठाई तो यह कहकर टाल गया कि वह तो मैंने दोस्त को दहेज में दिया है। उसी दिन से इस युवक के प्रति उनका स्नेह प्रतिदिन गाढ़ा और अकृत्रिम होने लगा। यहाँ तक कि कभी कभी बेटी के लिए मन में अभिशाप आता। हतभागिनी ऐसे रतन को ना पहचान सकी, उपेक्षा से छोड़कर चली गई, इसकी सजा कभी ना कभी तो उसे जरूर मिलेगी। इस मामले में महिम उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था, यह सही है, लेकिन उनकी बेटी नारी धर्म को गंवाकर पति को त्यागने की कलंक कालिमा सारे बदन में पोतकर उन्हीं के यहाँ आएगी, यह उन्होंने स्वप्न में भी न सोचा था। इस महापाप से में जिस आदमी ने उसे मदद की वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पिता के मन का भाव क्या होगा यह समझना भी कठिन नहीं। दूसरी ओर पिता के लिए बेटी का मनोभाव चाहे जो रहा हो, जिस दिन से वे सिर्फ रुपए के नाते महिम के बदले सुरेश के हाथों से सौंपने को तैयार हो गए थे और कर्ज चुकाने का कोई उपाय न रहने के बावजूद उससे कर्ज लिया था, उसी दिन से आदमी के रूप में केदार बाबू अचला की निगाहों में काफ़ी नीचे उतर आए थे। वह अश्रद्धा कल रात 100 गुनी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने अपने कानों सुना कि बेटी के चरित्र के बारे में छिपकर नौकरानी की राय लेने में भी उन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई। लेकिन उसके साथ साथ अचला आज अपने को भी देख पाई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नज़र में आया कि जब उसने अपने पति से के मुँह से यह कहा कि वह उसे प्यार नहीं करती, तब नारी की सर्वोत्तम मर्यादा भी उसके लिए संसार में समाप्त हो गई। इसलिए आज वह पति के आगे छोटी हो गई, पिता के आगे छोटी है, दाई के आगे भी छोटी है, यहाँ तक कि सुरेश जैसे आदमी की नज़र में भी इतनी छोटी है कि उसे लालसा संगनी बनाने की कल्पना भी उसकी दुराशा नहीं। लेकिन वास्तव में क्या सही है, कितनी छोटी है वह। अभी अभी उस दिन वह जिसके प्यार को सब पर विजयी बनाने के लिए सभी विरोधों सभी प्रलोभनों को पार कर गई थी, इसी बीच क्या यह बात सब कोई भूल गए। उसे सुरेश के साथ भेज देने के बावजूद पति ने उसकी कोई खोज नहीं ली। उदासीनता का गहरा अपमान और लांछना रात भर मानो उसे आग में झुलसाता रहा। सुबह देर से नींद टूटी। सूरज की तरुण किरणें झरोकों से आकर कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। वह बिस्तर पर उठ बैठी और सिरहाने की खिड़की खोलकर चुपचाप रास्ते की तरफ देखती रही। कलकत्ते की सड़कों पर जन प्रवाह का विराम नहीं।
कोई काम से निकला था, कोई घर लौट रहा था और कोई सुबह की धूप हवा में यूं ही घूम रहा था। यह देखते हुए अचानक याद आया कि ऐसे समय अपने घर में तो कोई नहीं बैठा है। मैंने ही ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुंह नहीं दिखा सकती और अपने को कैद करके रखा है। गुनाह कुछ किया भी हो तो उनसे किया है, उसकी सजा भी वही देंगे, किंतु नाहा की जो कोई दंड देने आए तो उसे ही सिर झुकाकर क्यों उठा लो। अचला तुरंत उठ बैठी और सारी ग्लानि को मनोबलपूर्वक झाड़ फेंक कर हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और बैठक में आ गई। केदार बाबू आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार नज़र उठाकर देखा और फिर अखबार पढ़ने में मग्न हो गए और थोड़ी ही देर में के बाद बैरा केतली में चाय का पानी और दूसरे सामान रख गया। केदार बाबू उठकर आए, अपने लिए एक प्याला चाय तैयार करके ले गए और अखबार लेकर फिर आराम कुर्सी पर बैठ गए। अचला नज़र झुकाए पिता का आचरण देखती रही, परंतु खुद जाकर चाय तैयार कर देने या कुछ पूछने की हिम्मत भी न हुई और इच्छा भी नहीं थी। लेकिन घर में काठ की मूरत सा इस तरह मुंह बंद रखना भी मुश्किल, यहाँ तक कि इस तरह ज़्यादा दिन तक एक घर में उनके साथ रहना संभव और उचित है या नहीं, और ना हो तो वह क्या करेगी। इस दूसरा मसले पर कहीं अकेले बैठकर जरा सोचने के लिए वह उठना ही चाहती थी कि विस्मय से उसने देखा सुरेश आ रहा है। उसने हाथ उठाकर केदार बाबू को नमस्ते किया। केदार बाबू ने सिर उठाकर जरा गर्दन हिलाई, फिर अखबार पढ़ने में लगे। सुरेश कुर्सी खींचकर बैठ गया। चाय का सामान ले जाने के लिए जैसे ही बैरा कमरे में आया, वह बोला, मेरा बैग कहाँ है? उसे मेरी गाड़ी पर रखा हो तो। हजामत बनाने तक का सामान उसी में है, देर मत करो, मुझे तुरंत जाना है। जी कहकर उसके चले जाने के बाद सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर में हठात सुरेश पूछ बैठा, महिम की कोई खबर मिली? केदार बाबू उसकी और बिना देखे बोले, नहीं। ताज्जुब है, सुरेश बोला। उसके बाद फिर सब चुपचाप। बैरे ने आकर बताया, बैग गाड़ी में रख दिया है, तो मैं जा रहा हूँ। महिम की चिट्ठी आई तो मुझे जरा खबर कर देंगे। सुरेश उठने लगा कि एकाएक हाथ का अखबार नीचे फेंक कर केदार बाबू बोल उठे, तुम जरा ठहरो सुरेश, मैं भी आया। और उसकी ओर ताका तक नहीं, चप्पल चटकाते हुए वे तेजी से ही चले गए। अब तक अचला नज़र झुकाई ही थी। केदार बाबू के चले जाने पर सुरेश ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा, अचला की डरी, दुखी और मलिन आंखें दिखाई दी। पूछा, बात क्या है? मुंह नीची किए अचला ने सिर्फ गर्दन हिलाई। सुरेश ने कहा, मैं कितना दुखी हुआ, कितना लज्जित, यह कह नहीं सकता। अचला वैसी ही मुंह नीचे किया बैठी रही। वह फिर बोला, तुम्हारे पिताजी मुझे इतना नीच, ऐसा पाषाण सोच सकते हैं, यह तो मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इस शिकायत का भी अचला ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसी ही स्थिर बैठी रही। सुरेश ने कहा, मेरी इच्छा हो रही कि इसी वक्त महिम के पास जाकर उसे बात ना पूरी कर सका। और केदार बाबू लौट आए। उनके हाथ में एक छोटा सा कागज था। सुरेश के सामने मेज पर उस कागज को रखते हुए बोले, तुम्हारे उस रुपये की रसीद आजकल करते नहीं दी जा सकी। 5,000 का हैंड नोट ही लिख दिया है। सूद शायद ना दे सकूं, लेकिन मकान तो रहा है, इससे मूल भर तो वसूल हो ही जाएगा। सुरेश कुछ देर हक्का भक्का सरा, बोला, मैंने तो आपसे हैंड नोट नहीं मांगा केदार बाबू। केदार बाबू बोले, तुमने मांगा अवश्य नहीं, मगर मुझे तो देना चाहिए। अब तक नहीं दे पाया, यही बहुत बड़ा अन्याय हो गया है सुरेश। इसे जेब में रख लो, बूढ़ा हो गया हूँ, अचानक कहीं चल बसूं तो तुम्हारे रुपये का गोलमाल हो सकता है। सुरेश ने आवेग के साथ जवाब दिया, महिम और चाहे जो करे केदार बाबू, रुपये का कभी गोलमाल नहीं कर सकता। इस पर आप खुद भी जानते हैं कि मुझे ये रुपये नहीं चाहिए, यह मैंने मित्र को दहेज दिया है। केदार, तो वह अपने मित्र को ही देना, मुझे नहीं। जो मैंने लिया है यह मेरा ऋण है। खैर, दोस्त को ही दूंगा, सुरेश ने कहा। कहकर सुरेश ने कागज मेज पर से उठाया और 2 कदम पीछे हटकर अचला के पास जाकर खड़ा हुआ कि केदार बाबू ज्वालामुखी भभक कर चीख उठे, खबरदार सुरेश, कल से मैंने बहुत अपमान चुपचाप बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को तुम रुपए दे जाओ, हरगिज बर्दाश्त ना करूंगा, कहे देता हूँ। कहकर कांपते कांपते आराम कुर्सी पर बैठ गए। सुरेश पहले तो चौंक कर केदार बाबू की तरफ ताकता रह गया। उनके उस तरह से बैठ जाने पर उसने उदास होकर अचला की ओर मुड़कर देखा। अचला पल भर में मानो पत्थर की हो गई। बड़ी कोशिश करके सुरेश ने तो क्या कहना चाहा, लेकिन उसके सूखे गले से एक अव्यक्त आवाज़ के सिवा और कुछ नहीं निकला। फिर मुड़कर देखा, केदार बाबू दोनों हथेलियों से मुंह छिपाए पड़े थे। उसने और कुछ कहने की कोशिश भी ना की। कुछ क्षण सनसा रहकर आखिर धीरे धीरे चला गया। वह चला गया, लेकिन बाप बेटी दोनों ठीक ही बैठे रहे। दीवार घड़ी की टिक टिक के सिवा कमरे में एक बेरहम चुप्पी छा रही थी। सुरेश की रबड़ टायर वाली गाड़ी फाटक पार हो गई। वह
घोड़ों की टापों से ही समझ में आ गया। दूसरे ही क्षण बैरे ने अंदर आवाज दी, बाबू। केदार बाबू ने नजर उठाकर देखा, उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। और कुछ कहना ना पड़ा, वे उछल पड़े और अपना दायां हाथ बढ़ाकर चित्कार कर उठे, ले जा मेरे सामने से, निकल जा कहता हूँ। बैरा मालिक का रवैया देखकर अबाक रह गया और भाग खड़ा हुआ। उसके जाते ही जलती आंखों से बेटी को देखते हुए गले की आवाज पर एक पर्दा और चढ़ाकर वे बोले, नास बेटा, फिर किसी बहाने मेरे यहाँ आया तो पुलिस के हवाले करूंगा, यह तुमसे कह ही देता हूँ। अचला। अपना नाम सुनकर अपना निहायत पीला पड़ा चेहरा उठाकर अचला चुपचाप पीड़ित आंखों से पिता को देखती रह गई। वे बोले, रुपए बिखेरकर बाप की आंखों को बंद नहीं किया जा सकता, यह बात अब पाषाण रखे। बेटी इस पर भी चुप रही, लेकिन उसकी मलिन आंखें धीरे धीरे तेज होने लगी। पिता को नजर में ना आए, लेकिन उन्होंने तर्जनी तान कर कहना शुरू किया, हैंड नोट फाड़कर बाप को घूस नहीं दिया जा सकता, यह बात उसे समझाकर तब छोड़ूंगा। मैं यह घर बेचकर कर्ज अदा करके जो जी चाहे जहाँ चला जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कान खोल कर सुन लो। अब अचला ने बात कही। शुरू में रुकावट पड़ी, पर बाद में स्थिर अवलिचित स्वर में किया, कर्ज बिना दिए घर मेरे लिए छोड़ जाएंगे, मैं क्या यही आशा रखती हूँ? तुम ना करते तो यह काम मुझे ही करना पड़ता। केदार बाबू और भी गर्म होकर बोले, तुम लोग जो जी आए करो, उसी के मारे तो मैं भले समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, यह मालूम है। अचला ने वैसे ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मालूम। मैंने ऐसा कुछ अगर किया होता जिस समाज में तुम मुंह नहीं दिखा पाते, तो इससे पहले मेरा ही मुंह तुम लोग देख नहीं पाते। वहाँ और किसी चीज का अभाव चाहे हो, डूब मरने लायक पानी का अभाव नहीं था। कहते कहते रुलाई से उसका गला भराया। कल से तुम मेरा जो अपमान कर रहे हो, चूंकि झूठ है, लेकिन यह भी जानती हूँ, नहीं तो। यहाँ पहुंचकर उसका गला बिल्कुल बंद हो गया। मुंह पर आंचल रख कर किसी तरह रुलाई रोकते हुए वह अपने कमरे में भाग गई। केदार बाबू एक बारगी हक्का बक्का हो गए। रंज होने, आघात, शोक करने, यानी कन्या के दूषित आचरण से हर तरह का गहरा दुख उठाने की स्थिति महज उन्हीं की हुई है, यह उनकी धारणा थी। लेकिन दूसरा पक्ष भी अचानक उन्हीं के आचरण को नितांत निंदनीय कहते हुए मुंह पर झिड़क कर तीखे अभिमान से चल सकता है, उसकी संभावना उन्होंने स्वप्न में भी नहीं की थी। सो कुछ क्षण हक्के बक्के खड़े हो धीरे धीरे बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते फेरते बार बार कहने लगे, यह लो। फिर दूसरी घटना। इसके बाद बाप बेटी के 8-10 दिन कैसे निकले, यह सिर्फ अंतर्यामी ने ही देखा। अचला अपने कमरे से निकली ही नहीं। घर के नौकर चाकरों के सामने भी मुंह दिखाना उसे असंभव था। पिछले दिनों की तरह सड़क देखकर ही समय काटने के ख्याल से वह खुली खिड़की के सामने बैठी थी। जाड़े के दिन दोपहर के साथ साथ धुंधली छाया मानो आसमान में धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। उस धुंधलेपन में अपने सारे जीवन का क्या तो एक अज्ञात संबंध हृदय की गहराई से अनुभव करके उसका मन उस सल्प वायु बेला की तरह निशब्द अवसन होता जा रहा था। यह नहीं कि आंखें उसकी ठीक से कुछ देख रही थी, पर जैसी आदत थी ऊपर नीचे अगल बगल उसकी निगाह से बच नहीं पा रहा था। एक जैसी बैठी बैठी जब बेला बीत चली तो अचानक उसने देखा फिर से सुरेश की गाड़ी उसके फाटक में घुस रही है। बात की बात फिर उसका चेहरा फीका हो गया और पुलिस को देखकर चोर जैसे बेतहाशा भागता है, उसी तरह वह खिड़की के सामने से अपनी बिस्तर पर जाकर सोई रही। लगभग 20 मिनट के बाद उसके दरवाजे पर खटखट हुई और बाहर से पिता का स्निग्ध स्वर पूछा, जाग रही हो बेटी? मगर फिर भी जवाब ना मिला और भी कोमल स्वर में बोले, दिन ढल रहा है बेटी, उठो, सुरेश की फूफी तुम्हें लेने आई है, महिम बहुत बीमार है। अचला ने उठकर चुपचाप दरवाजा खोल दिया और सुरेश की फूफी अंदर आई। झुककर अचला ने उनके पैरों की धूली ली। केदार बाबू सबसे पीछे कमरे के भीतर आए और बिस्तर पर एक किनारे बैठकर बेटी से बोले, तुम लोगों के चले आने के बाद से ही महिम को जोरों का बुखार आ गया। मेरा ख्याल है ठंड लगने और दिशीनता से यह बुखार आया। उसके बाद सुरेश की फूफी से बोले, मैं तो सोच के परेशान था, आखिर इन लोगों को भेज देने के बाद से खबर क्यों नहीं भेजी। सुरेश दीर्घजीवी हो, वह सोच समझकर इन्हें ना ले आया होता तो क्या होता भगवान ही जाने। स्नेह भरे अनुताप से बूढ़े का गला भराया। अचला चुपचाप सब सुनती रही, पर उसने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई चंचलता जाहिर की। सुरेश की फूफी ने अचला की बाह पर अपना दायां हाथ रखकर शांत स्वर में कहा, डरने की बात नहीं बिटिया, 2 दिन में ही वह ठीक हो जाएगा। अचला ने कुछ कहा नहीं, फिर से एक बार उनको झुककर प्रणाम करके अलगनी पर से चादर उतारकर वह जाने के लिए तैयार हो गई। सर्दी की शाम
इस ठंड में बिना कोई गर्म कपड़ा पहने उसी रूप में वह बाहर आ गई। उसको तैयार होते देख बूढ़े पिता के जी को चोट लगी, लेकिन सुरेश की विधवा फूफी उस पहनावे को देखकर उसे टोकने की इच्छा नहीं हुई। वे सिर्फ इतना ही बोले, चलो बिटिया मैं भी चलता हूँ। और चप्पल पहने सबसे आगे सीढ़ियों से वह नीचे उतर गए। अचला को महीम से सबसे बड़ी नाराजगी इस बात थी कि स्त्री होने के बावजूद उसे पति का सुख दुख में भाग लेने का मौका नहीं मिला। इसके लिए भी सुरेश भी अपने दोस्त से बचपन से ही काफ़ी झगड़ता आया था, पर कोई नतीजा नहीं निकला। कंजूस के धन की तरह उस चीज को सदा सारी दुनिया से बचाकर महीम कुछ इस तरह से अघोरता रहा है कि दुख दुर्दिन में भी किसी की मदद लेना तो दूर है, किसी को वह अपना अभाव तक नहीं समझा पाता था। लिहाजा घर जब जलकर राख हो गया और बाप दादाओं के उस राख की ढेर के बदले हुए मकान की देखकर महीम के मन को चोट लगी। इससे उसके मुंह को देखकर अचला समझ नहीं सकी। मृणाल विधवा हो गई, इसमें उसके भी स्वामी के दुख का अंदाजा करना वैसा ही असंभव था जिस दिन अचला ने मुंह पर कह दिया था कि वह उसे प्यार नहीं करती। महीम के लिए वह कितना बड़ा आघात था, उसके बारे में भी अचला अंधेरे में ही रही। मगर इतनी नासमझ भी वह नहीं थी कि सभी प्रकार के दुर्भाग्य की घड़ी में पति की निर्निवार उदासीनता को सत्य ही कबूल कर लेने में उसके जी में कोई खटका ही ना हो। इसलिए उस दिन स्टेशन पर पति के दृढ़ शांत मुखड़े को बार बार देखकर तमाम रास्ता सिर्फ यही सोचती आई थी कि सही शून्यता को उस झूठे नकाब की ओट में उसके वास्तविक मुख का स्वरूप जाने कैसा है। आज जब उसकी बीमारी को लघु और स्वाभाविक घटना का रूप देने के लिए केदार बाबू ने कहा तो ताज्जुब नहीं हुआ, बल्कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ऐसे ही कुछ की आशंका मुझे थी। तो अचला के मन में जो भाव एक क्षण के लिए उदय हुआ उसे उत्कंठा भी नहीं कहा जा सकता। सुरेश की रबर टायर वाली गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। फूफी एक और का दरवाजा खींचकर चुप बैठी थी और उनकी बगल में अचला पत्थर की मूर्ति भांति बैठी थी। अकेले केदार बाबू किसी तरफ से कोई उत्साह ना पाकर रास्ते की ओर देखते हुए बकते चले जा रहे थे। सुरेश जैसा दयावान, बुद्धिमान, गुणवान तरुण देश में दूसरा कोई नहीं। महीम के गंवारपन से तो मैं उब गया हूँ। जहाँ आदमी ढूंढे ना मिले, डॉक्टर, वैद्य का नाम नहीं, सिर्फ चोर डकैत और गिदड़ रहते हैं, ऐसे गांव में जा बसने का कोई कैसे सोच सकता है। ऐसे ही बेसैर पिर की बात बिना सोचे मुझे बोले जा रहे थे। इसका भी कारण था। केदार बाबू वास्तव में ऐसी हल्की प्रवृत्ति के आदमी थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज उनके हृदय का गूढ़ आनंद संयम के किसी अवरोध का मान ही नहीं रहा था। अपने परम मित्र सुरेश से खुलकर विवाद, इकलौती लड़की का मौन विद्रोह और सबसे बढ़कर कुत्सित और भौंडी आशंका का दबाव पिछले कई दिनों से उनकी छाती पर चक्की सा सवार था। आज फूफी के अचानक आ जाने से वह बोझा सहसा गायब हो गया था। महीम की बीमारी को मन में वैसे महत्व ही नहीं दिया। उस रात की दैवी दुर्घटना से सर्दी खाकर थोड़ा बुखार ही आ गया होगा तो वैसी कोई चिंता की बात नहीं। फूफी ने 2-3 दिन में चंगा होने का दिलासा दिया। शायद इतना भी समय ना लगे, शायद कल ही ठीक हो जाए। बीमारी के बारे में उन्होंने यह सोच रखा था, लेकिन असली बात यह है कि सुरेश उसे अपने यहाँ लिवा लाया और किसी बहाने उसकी स्त्री को उसके पास पहुँचाने के लिए अपनी फूफी तक को भेज दिया। बेटी दामाद में कुछ दिनों से मन मुटाव चल रहा था। दाई की जुबानी सुनी इस बात को वह भूल ना सके थे। इसलिए यह सारा कुछ उसी दाम्पत्य का कलप का नतीजा है। इस सत्य के जाहिर हो जाने से इस भगजक में भी उन्हें बड़ी आत्मग्लानि की के साथ यह लगने लगा कि वहां पहुंचकर उस निर्दोष और भले युवक की तरफ वे नज़र उठाकर देखेंगे कैसे। लेकिन उनकी बेटी के सर्वांग में एक कठोर नीरवता विराज रही थी। बीमारी खास कुछ नहीं, यह उसने भी समझा था, पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर सुरेश उसे पकड़ कैसे लाया। इतना तो उसने स्वामी को पहचाना था। शाम हो गई थी। रास्ते की गैस बत्तियां जल चुकी थी। गाड़ी सुरेश के मकान के फाटक में घुसी और बरामदे के पास जाकर लगी। उचक्कर केदार बाबू ने देखा और घबराकर बोले, दो दो गाड़ियां क्यों खड़ी है? अचला की चकित दृष्टि तुरंत उधर गई। उसने देखा एक प्रवीण अंग्रेज को सुरेश अदब के साथ गाड़ी पर सवार करा रहा है और साहबी पोशाक में एक बंगाली सज्जन बगल में खड़े हैं। पलक मारते ही वह समझ गई कि ये दोनों डॉक्टर हैं। वे चले गए तो यह गाड़ी पोर्टिको में जाकर लगी। सुरेश खड़ा था। केदार बाबू ने चिल्लाकर पूछा, महीम कैसा है सुरेश? बीमारी क्या है? ठीक है, आइए, सुरेश ने कहा। लेकिन बीमारी क्या है सो तो कहो। सुरेश, बीमारी का नाम बताऊं तो आप समझ नहीं सकेंगे केदार बाबू।
बुखार है, छाती में थोड़ी सर्दी जमी है, लेकिन आप उतरे तो सही, उन्हें उतर आने दे। केदार बाबू ने उतरने की जरा कोशिश ना की। बोले, थोड़ी सी सर्दी जम गई तो इसका इलाज तो तुम खुद ही कर सकते हो, आखिर मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ। दो दो डॉक्टर क्यों हैं यहाँ, और अंग्रेज डॉक्टर? कहते कहते उनकी आवाज़ कांपने लगी। सुरेश करीब आ गया, हाथ पकड़कर उन्हें उतारते हुए बोला, फूफी अचला को अंदर ले जाओ, मैं आता हूँ। अचला ने किसी से कुछ पूछा ताचा नहीं, अंधेरे में उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई पड़ी। उतरते समय पायदान पर उसका पाँव लड़खड़ाने लगा। यह भी किसी ने नहीं देखा, और यह भी किसी को नजर न आया कि वह जैसी चुपचाप आई थी वैसे ही चुपचाप फूफी के पीछे पीछे भीतर चली गई। 2-1 मिनट बाद जब पर्दे को हटाकर वह कमरे में दाखिल हुई तो महिम शायद अपने घर के बारे में ना जाने क्या कह रहा था। उस लड़खड़ाती आवाज़ के 2-1 शब्द कानों में पहुंचते ही समझना बाकी ना रहा कि वह अलबल बक रहा है कि रोग कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। जरा देर दीवार का सहारा लेकर अपने को संभाला। सिरहाने बैठकर जो स्त्री माथे पर बर्फ पट्टी रख रही थी उसने उलटकर देखा और धीरे से उठकर आई, झुककर प्रणाम करके सीधी खड़ी हुई। विधवा का वेश, बाल गर्दन तक छोटे छोटे छटे, चेहरे पर युग युग की सभी विधवाओं का वैराग्य मानो गहरा होकर विराज रहा था। मध्यम रोशनी में अचला पहले यह न पहचान सकी कि वह मृणाल है। अब जब दोनों आमने सामने खड़ी थी तो दोनों ही जरा देर के लिए स्तंभित सी रह गई। अचला का सारा शरीर जैसे हिल उठा, क्या तो कहने के लिए होठ कांपे, मगर शब्द न फूटा। दूसरे ही क्षण उसका बेहोश शरीर टूटी लता की भांति मृणाल के कदमों पर लुढ़क पड़ा। होश में आई तो पाया पिता की गोद में सिर रखे हुए कोच पर पड़ी है। एक नौकरानी आंख मुंह में गुलाब जल की छींटे दे रही है। पास खड़ा सुरेश धीमे धीमे पंखा चल रहा है। हो क्या गया, यह सोचने में उसे देर लगी, लेकिन याद आते ही लाश से घबराकर उसने उठने की कोशिश की। बाधा देते हुए केदार बाबू बोले, जरा आराम कर लो बिटिया, अभी उठो मत। नहीं, मैं ठीक हूँ बाबूजी। और फिर वह उठने की कोशिश की। पिता ने जबरदस्ती उसे रोककर कहा, उठने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ी सो जाने की चेष्टा करो। अस्फुट स्वर में सुरेश ने भी शायद इसी बात का समर्थन किया। अचला ने चुपचाप एक बार उसकी ओर ताका। उत्तर में पिता का हाथ ठेलकर सीधी खड़ी होकर बोली, सोने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं उस कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वह बाहर चली गई। इस मकान के कमरों को वह भूली नहीं थी। बीमार का कमरा ढूंढने में उसे देर ना लगी। अंदर जाते ही मृणाल ने उसे देखा। बोली, सजली दी, जरा तुम यहाँ बैठो, मैं नित्यक्रम कर लूँ। जरा ख्याल रखना बर्फ़ की टोपी लुढ़क ना पाए। मृणाल अपनी जगह पर अचला को बैठाकर चली गई।